फॉर्मूला नंबर 7 जो था वो था क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस, और वो फॉर्मूला आपके पास था, काइनेटिक एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इक्वेट किया था, फॉर्मूला बना था हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है के क्यू अपॉन आर के। और अगर आप इसमें से आर को सब्जेक्ट बना लोगे तो ये आर जो कहलाएगा क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस कहलाएगा। तो आर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आर शुड बी इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास था क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में टोटल ये 7 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, मगर इस चैप्टर में इन फॉर्मूलों के साथ साथ ग्राफ बहुत आते हैं। क्या बहुत आते हैं? ग्राफ। इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्राफ मैं बताता हूँ वोल्टेज के लिहाज से। ये पहला ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा होगा वोल्टेज क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। देखिए डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ रहा है। ये जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आपके पास कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ रहा है। इसका मतलब बनेगा अगर आप वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास वी वर्सेस आर का जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बन जाएगा। इस टाइप का ग्राफ बनता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, सेपरेशन कम हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी वोल्टेज कम होता चला जाएगा। तो डिक्रीजिंग कर्व ग्रेडियंट बनेगा। कौन सा बनेगा? कर्व ग्राफ बनेगा और डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से ग्राफ बनता है वी वर्सेस आर का। इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट बनाते थे और उसके ग्रेडियंट निकाल लेते थे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड बताता था। लेकिन अगर दो चार्जेस हो, एक पॉजिटिव वोल्टेज हो एक नेगेटिव वोल्टेज हो, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, और आप इसके बीच में मूव कर रहे हो, तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनेगा? वो ये बना हुआ है। अगर हम प्लस वोल्टेज से माइनस वोल्टेज की तरफ जाएंगे तो आपके पास ग्राफ के शेप कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? कर्व ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये फ्री हैंड स्केचिंग अच्छी नहीं हुई भी। इसका मतलब होगा अगर मैं इसकी ड्राइंग करना चाहूँ तो इसकी ड्राइंग कुछ ऐसे। और इसके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसकी मीन वैल्यू शो कर रहा होगा। और जो ग्राफ की शेप बन रही थी वो कुछ ऐसे बनेगी। प्लस वोल्टेज से स्टार्ट होगा और कर्व में जाने के बाद और यहाँ पे ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये मैं सेंटर से बना रहा हूँ। किसी भी स्फीयर के सेंटर से लेके सरफेस तक वोल्टेज कांस्टेंट रहता था। वोल्टेज बाहर निकलेंगे तो कम होने लगेगा। उसका मतलब होगा दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, दिस इज द सेकंड स्फीयर। और ये जो बनेगा इको पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है। ये भी इको पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इको पोटेंशियल सरफेस है। तो जो ग्राफ की शेप बन रही होगी वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। जहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया आपने अपना ग्राफ और कर्व ग्राफ बनेगा ऐसा। नहीं, इस तरह का कर्व ग्राफ बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती थी क्योंकि आपको इको पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये आपके पास ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये जब भी आप बनेगा जब आपके पास दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस। कौन से चार्जेस हो? अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस का जो वोल्टेज का ग्राफ बनता था वो ऐसा बनता है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो जाती है। तो ये सिंगल वोल्टेज है, ऊपर वाला सिंगल वोल्टेज का ग्राफ है, नीचे वाला डबल वोल्टेज है। डबल वोल्टेज का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ग्राफ कैसा बनता? अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो वोल्टेज का एक्सिस को टच ही नहीं करता। तो ग्राफ की शेप ऐसे बनेगी। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे कम वोल्टेज। तो जहाँ पे कम वोल्टेज होगा वहाँ पे लाइन कम रहेगी
और यहाँ से तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। इसी तरह यहाँ से तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो जो ग्राफ की शेप बनेगी वो कुछ ऐसे बनती थी। अगर आपके पास ये देखो, इसका मतलब होगा प्लस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज तक ही जा रहे हैं। यानी कि एक चार्ज भी पॉजिटिव था, इस पे चार्ज था फॉर एग्जांपल 30 मिली कूलम्स का, इस पे चार्ज है फॉर एग्जांपल 5 मिली कूलम्स का या 10 मिली कूलम्स का। तो जब 30 मिली कूलम से 5 मिली कूलम तक के नहीं जाएंगे तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे 50 हो जाता तो फिर ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ जाता, राइट। तो ये था सेम लाइक चार्जेस का। लाइक चार्जेस पॉजिटिव, अगर लाइक चार्जेस नेगेटिव होते तो फिर ग्राफ की शेप भी होती। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, वो नेगेटिव वोल्टेज है, ये भी नेगेटिव है, मगर यहाँ पे मोर नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू जो बन रही होगी वो बन रही होगी माइनस का 50 वोल्ट, और ये वैल्यू बन रही होगी माइनस का, ये भी स्टेट लाइन बनेगी माइनस का 15 वोल्ट। उसको ना -50 से लेके -15 तक ग्राफ जो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बोथ साइड्स आर नेगेटिव। तो डबल वोल्टेज के ग्राफ बहुत आते थे, सिंगल वोल्टेज के भी आते हैं, डबल वोल्टेज के भी आते हैं। डबल वोल्टेज का मतलब होगा लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस को टच भी करेगा, और अगर नेगेटिव भी होंगे तब भी टच नहीं करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो फिर डेफिनेटली टच करेगा वोल्टेज का ग्राफ। तो ये ग्राफ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी तस्वीर खींच के भेजता चला था तुम स्टेप बाय स्टेप जो ना, पहले सारे फॉर्मूले की तस्वीर भेजो हमारे ग्रुप के ऊपर। ये टोटल 7 फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये 7 फॉर्मूले, सारे के सारे वोल्टेज के। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज का है, वोल्टेज सिंगल, वोल्टेज अनलाइक चार्जेस, वोल्टेज लाइक चार्जेस। ये वोल्टेज का है। उसके बाद ग्राफ आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका ग्राफ आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो बनेगा वोल्टेज से ज़्यादा स्टीपर बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उसका मतलब बनेगा ये ग्राफ जो होगा वोल्टेज से ज़्यादा स्टीपर होगा। आर सिंगल होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस ई होगी। जब आर 2r हो जाएगा, ये देखेंगे 2r लिखा रहेगा, जब आर 2r होगा 4 हो जाएगी 1/4। तो ग्राफ जो बनेगा बहुत ज़्यादा स्टीप का, अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो इस तरह से, मगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत क्लोज कर दिया था एक्स एक्सिस को। इसका मतलब होगा जब आर आपके पास, या आर की वैल्यू ई मान जाता हूँ, ये ई का, तो यहाँ पे आपके पास बन रहा होगा आर। और जब आर डबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, इसका मतलब होगा अगर आर आपके पास 2r हो गया यहाँ बने, तो जब ये 2r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू का 1/4 कितनी हो जाएगी, 1/4। तो ये हो जाएगी E/4, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी उसके स्क्वायर से कम होती चलेगी। तो अगर मैं इसको 3R कर देता तो डेफिनेटली आपके पास ये हो जाती है, आपके पास E/9 वैल्यू कितनी हो जाती है, E/9 पे जाती है इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान कैसे होगा। अगर आपके पास एक जी बेटा हसनैन प्लीज। जी अस्तान अर्शद साहब, मैं डिस्कनेक्ट किया हुआ आपने बोलना शुरू कर दिया। सर कोई और था, मेरे ख्याल से कुर्बान था शायद। मैं हस्सान अरशद की बात कर रहा हूँ, तो हस्सान अहमद खान क्यों कवर कर रहे हैं हस्सान अरशद को। हसन मोहम्मद है सर मेरा नाम। हाँ, हस्सान मोहम्मद खान साहब क्यों कवर कर रहे हैं आप हस्सान अरशद को। क्या मैं हस्सान अरशद की आवाज़ नहीं पहचानता हूँ जो कुर्बान के पीछे पड़े हो तुम लोग। अरे सर मैं आसान सच अरशद बोल रहा क्लास हूँ। में ही नहीं है। आसान हाँ अरशद क्लास में ही नहीं है। आज जी आज हस्सान अरशद क्लास में जी ही नहीं है, आवाज़ तो वही लग रही थी जी। मुझे। आज आसान अरशद बस साहब फिर क्लास में नहीं है। खुदा हाफिज हो गए हो। तो हो सकता है किसी और नाम से एंटर हुए हो। हो चलो सकता है अच्छी सर, आप जल्दी जल्दी बात है, नहीं है तो। जल्दी जल्दी हाँ, हो सकता है आप कि हवा में देखें और फुल स्पीड में पढ़ा दें। जल्दी से क्लास ऑफ कर दें। पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो सर, तुम्हारा बंद मसला, करें। तुम्हें तो कोई मसला ही नहीं है, तो तुम क्लास ऑफ कर दो ना। तुम्हारी तबीयत सही नहीं, तुम्हारा तो जस्टिफाइड रीजन है आज, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। नहीं ना, पढ़ाई से शिफा तो मिलेगी याद ना। रखें अगर आप पढ़ाएंगे शिफा मिलेगी। शिफा, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव फील्ड लाइंस हमेशा प्लस टू माइनस ट्रैवल करती थी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो बनेगा वो आपके पास कर्व ग्राफ बनेगा। और इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। इस ग्राफ का मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा थी और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम थी, इसलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो बन रहा है वो कर्व बन रहा है और फिर दोबारा से उठ रहा है। और सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। जी हमदान साहब, व्हाट डू यू थिंक, सेंटर से सरफेस तक कैसा ग्राफ बनेगा। ये सरफेस है चार्ज की और ये दूसरी चार्ज की सरफेस है। तो सरफेस से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, याद है कुछ। तो पॉजिटिव टू यहाँ पे नेगेटिव बनती होती थी है। इस तरह से। पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो तो ये दिखा दिया ना मैंने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव की सरफेस है, सरफेस से सेंटर तक कैसी होगी ये पूछना चाह रहा हूँ। टूवर्ड्स चार्ज की सरफेस पॉजिटिव। टुवर्ड्स। कुर्बान साहब आप बताइए। ओके ये सर। स्फीयर था, ये ये सर, ये था पॉजिटिव चार्ज, ये था नेगेटिव चार्ज। मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये ग्राफ सरफेस से लेके सरफेस तक का है, ये देखें। लेकिन सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होगा। इस सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होगा, मेरा सवाल ये है। ये देखें, सरफेस टू सरफेस है। अब सरफेस से जब अंदर जाओगे सेंटर तक पहुंचोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा। कुर्बान साहब हैं क्लास में, कुर्बान साहब तो है ना, हसीब शाहिद भी है, हम्माद सुहेल भी है, सफ़ान मोहसिन साहब।
अली सिद्दीकी। सर कुर्बान साहब भी नहीं है। ऑनलाइन करके बस भागे में। जी हस। तो तुम बता दो ना। याद सर रखिए मैंने मैंने आपको बताया तो, मैंने आपको जो बताया पॉजिटिव पॉजिटिव, वो आपको फिर आपको शायद गलत लग रहा है। शायद मैंने गल, गलत बताया, तो फिर आप किसी और को चांस दे दें, हसान सा आपको चांस दे दें। चलें याद रखिए आपके पास सरफेस से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी 0। इसलिए ग्राफ की शेप जो बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, देख रहे हैं आप। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये जो लाइन बनाऊंगा मैं वो आपके पास ये बनेगी, और यहाँ पे भी लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, और बीच वाली लाइन रख कर देता हूँ। ये देखें, ये ग्राफ बनेगा। ये आपके पास सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम होगी। सरफेस से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी। दूसरे चार्ज के जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगी। यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये सरफेस आ गई। आप सरफेस से सेंटर तक जब जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फिर 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि E बराबर होता था माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के। जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। जब वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी तो इसका ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता था। उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी 0। कैसे बन रही होगी? 0। इधर देखो, वोल्टेज के ग्राफ में ये चीज़ दिखा रहा था मैं, ये देखें, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट दिखा रहा हूँ। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव का ग्राफ था, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। और अगर दोनों पॉजिटिव होते, याद रखें अगर दोनों पॉजिटिव ग्राफ होते, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो ग्राफ की शेप ऐसे बनती। अगर एक पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव तक जा रहे होते तो ये पॉजिटिव होता और ये पॉजिटिव होता। उसका मतलब होता है इसके बीच में बनता नल पॉइंट। क्या बन रहा होता? नल पॉइंट बन रहा होता। तो जब नल पॉइंट बन रहा होगा उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर आपके पास इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा प्लस से प्लस के दरमियान, तो अगर वो नेगेटिव चार्ज था तो उसका मतलब ये इसको अटैक कर रहा था इधर, मगर जब नल पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा तो फिर आपके पास फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये नल पॉइंट है, एन पी का मतलब है नल पॉइंट। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ जो बनेगा ऐसा भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। बोथ आर एक्सेप्टेबल, आपकी चॉइस है। तो याद रखें, सेम लाइक चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो बनेगा वो 0 को टच कर रहा होगा, लेकिन अनलाइक चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ 0 को टच नहीं करेगा। ये अनलाइक चार्जेस थे और ये लाइक चार्जेस थे। इसमें देखिए ग्राफ 0 को टच कर रहा है। इसी में 2-3 ग्राफ और आते हैं जो मैंने नेट से उठाए थे, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये वो ग्राफ था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पास पेपर का सवाल है पूरा, ये पूरा पास पेपर का सवाल था। ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर है ये जो यहाँ मार्क किया हुआ है, और एक चार्ज पार्टिकल जो वो यहाँ से मूव करता हुआ आता है। जब ये यहाँ से मूव करता हुआ आता है सरफेस पे, और फिर सरफेस पे मूव करता है, और मूव करने के बाद आगे बढ़ जाता है। तो जब आपके पास एक स्फीयर, ये स्फीयर है, अब स्फीयर के ऊपर चार्ज है, ये इसका रेडियस है, रेडियस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। अगर आपके पास में इसका चार्ज बता दूँ, मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। अगर मैं चार्ज बताता हूँ आपके पास 40 माइक्रो कूलम और इसका रेडियस है 10 cm, तो क्या आप मुझे वोल्टेज बता सकते हैं? मेरा आपसे सवाल ये है। एक स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज है 40 माइक्रो कूलम और रेडियस है 10 cm। व्हाट इज द वोल्टेज ऑन द सरफेस? वोल्टेज कितना होगा बताओ? सर सर निकालो वोल्टेज। हाँ,
सर ये बिटवीन लाइक चार्जेस के ग्राफ बनाए हुए हैं आपने या अनलाइक? ये जो स्क्रीन पे शो आएगी, जी ये बेटा ये स्क्रीन पे जो शो है, ये एक स्फीयर का ग्राफ है। अभी लाइक अनलाइक नहीं है, ये एक स्फीयर है। ये दो अलग अलग ग्राफ है। ये एक ग्राफ वोल्टेज वर्सेस आर का है और दूसरा ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का है, मगर सिंगल स्फीयर का है। डबल स्फीयर की दूसरी स्लाइड के ऊपर है। ये सिंगल स्फीयर है। ये देखो एक स्फीयर है, इसका रेडियस गिवन है, इसका चार्ज गिवन है। वोल्टेज बताओ मुझे, वोल्टेज कितना है? क्या फॉर्मूला था वोल्टेज निकालने का? अली सिद्दीकी साहब, अली सिद्दीकी, आर यू देयर? हमदान के अलावा लग रहा है मुझे सब सो रहे हैं। जिसकी तबीयत सर खराब है मैं वही भी तो जाग रहा जागा है। हूँ। कौन? जी सर, मैं हसन हनफ उठा रहा था। मोहम्मद और हमदान साहब, बस यही दोनों जाग रहे हैं, बाकी सब हम सो दोनों रहे हैं। काफी अच्छे हैं। हम सर के साथ हवा में देख देख के पढ़ रहे हैं। हवा में देख देख के? क्यों हवा में देख देख वो के? जब जब आप हवा में देखते हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होती है ब्लड की, फिर जाहिर सी बात है फिर ज्यादा फोकस होते हैं। आप भी तो हवा में देख के पढ़ाते थे स्कूल में, याद नहीं है आपको? नहीं मुझे तो याद है, मतलब बोर्ड को देख के पढ़ा रहा होता था, हवा को देख के कब पढ़ाता था भाई? ये कौन सी लॉजिक मतलब है? आप इतना फोकस होके पढ़ाते हैं कि आपको खुद याद नहीं रहता आप किस तरह पढ़ा रहे होते हैं। आप एकदम पढ़ाते पढ़ाते दोनों हाथ डायरेक्शन हवा में, मतलब आपको इतना फोकस होता है, यही आपकी डेडिकेशन दिखती है। आप हवा माय में देखना गॉड, शुरू हो जाते क्या बात है। सफ़ान भी बोल रहे मैं इधर हूँ सर। जी चलो जी। सफ़ान तुम बताओ, इधर है ना सफ़ान साहब? के क्यू अपॉन आर। ये वोल्टेज के क्यू अपॉन आर, वेरी गुड। बस सफ़ान ही जाग रहा है सही में, बाकी तो सब हवा में देख रहे हैं। के क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू क्या लेंगे सफ़ान? पता नहीं सर, अरे भाई कांस्टेंट होती है यार, वो मेरे 9 पास into 10 लिखी हुई नहीं है ना, मैं भूल गया। चले। और चार्ज की वैल्यू कितनी लेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय आगे? प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, क्या होती है? माइक्रो का होती होगी मतलब था कुछ ना कुछ। -6। भाई क्या हो गया तुम लोग का? -6 होती है माइक्रो यार, -6। और आर कितना लेंगे 10 मल्टीप्लाई आगे? 10 की पावर -2। वेरी गुड। तो जब सॉल्व करेंगे इसको मेंटली तो कितना आंसर आएगा? वो लेवल में मैथ्स पढ़ी थी ना, उसमें हम्म मेंटली मैथ्स करते थे। हम्म 9 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? 5। 360 इंटू 10 पावर 9, और इधर बनेगा -3। क्या हो गया बेटा? हाँ हाँ और सही नीचे सही। लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ -2। -2 ऊपर जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 36 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया? वोल्टेज का। इसका मतलब होगा जब मैं सरफेस से दूर होऊंगा, तो देखिए ये ग्राफ की शेप, मैं सरफेस की तरफ चलता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं सरफेस की तरफ चलता हुआ आ रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये मैक्सिमम वोल्टेज। अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? मैं सरफेस पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे वोल्टेज कितना है? 36 इंटू 10⁵। ये मेरा वोल्टेज की वैल्यू है, 36 इंटू 10⁵। अब मैं जब सरफेस में मूव कर रहा हूँगा, तो जब तक मैं सरफेस में मूव करता रहूँगा, जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है। मगर जब मैं सरफेस से आगे की तरफ जाने लगूंगा, तो फिर मेरा वोल्टेज क्या होने लगेगा? कम होने कम लगेगा। होने लगा। तो पास पेपर में एग्जामिनर ने एक ग्राफ दिया था, एक स्फीयर बना के दिया था। क्या बना के दिया था एग्जामिनर ने? क्या कहा था एग्जामिनर ने? पूरे एक स्फीयर बना के दिया था पास पेपर के अंदर। ये स्फीयर बना के दे दिया, और नीचे इसके वोल्टेज मार्क किया हुआ था। क्या मार्क किया हुआ था? वोल्टेज। और यहाँ पे भी वोल्टेज मार्क किया हुआ था। और एग्जामिनर ने कहा था इस ग्राफ को कंप्लीट करें। वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके पास सेपरेशन है। यह आपकी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे आर था और यहाँ पे वी था। अब पूछा था एग्जामिनर ने ग्राफ बना के बताओ, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है। यानी कि चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ पहले सरफेस तक पहुँचा, सरफेस पर मूव करने के बाद सरफेस के ऊपर मूव कर, या तो ऊपर से मूव करा दो, ये नीचे से आपकी चॉइस है, और उसके बाद फिर आगे चला गया। तो एग्जामिनर ने कहा था इसका ग्राफ बना के बताओ।
इसको जो ग्राफ बनना था वो एग्जैक्टली ये बनना था। ये सवाल है पास पेपर का और ये ग्राफ बनना। समझ में आई ये बात? जब दूर से चलते हुए आ तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, सरफेस पे पहुंच के मैक्सिमम होगा और फिर जब अवे हो जाएंगे फिर कम होने लगेगा। ये ग्राफ 3 मार्क का बनाने को आया था। 1 मार्क ये बनाने को था, 1 मार्क का ये था और 1 मार्क का ये था। और दूसरा ग्राफ एग्जामिनर में है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। जिस बच्चों को ये फॉर्मूला याद था, ई बराबर है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्रेडियंट होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती थी। यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। ये देखो ये जीरो दिखा रहा है। और V is inversely proportional to R and E is inversely proportional to 1/r²। तो ये कम स्टीपर है और ये मोर स्टीपर है। ये देख रहे हैं आपके पास, तो 1 मार्क इसका था, 1 मार्क इसका था, 1 मार्क इसका। तो टोटल 6 मार्क का सवाल आया था। 2 ग्राफ बनाने थे, एक वोल्टेज का ग्राफ बनाना था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। बना लो ये ग्राफ। उसके बाद फिर आगे ये ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद एक सवाल दूंगा और आधा घंटा दूंगा करने के लिए। जिसने सवाल कर दिया वो जा सकता है। ऐसा सवाल है कि मज़ा आ जाएगा। हसन अरशद की कमी आप फील करेंगे इस सवाल में। मगर खैर आप लोग उससे बड़े चीज़ें आपसे बातें कर लेंगे, मगर टाइम लगेगा आपको, मगर बहुत ज़बरदस्त सर सवाल हमें है। कमी महसूस नहीं करनी, बहुत वैसी कमी हो गई हर चीज की, तो प्लीज ऑफ कर दें अब। और कमी महसूस नहीं करनी अब। ऑफ तुम हो जाओ ना, खुद लॉग आउट हो जाओ। कौन मना कर रहा है तुम्हें? तुम साइन आउट कर जाओ, किसी ने कोई तुम्हें पकड़ा हुआ थोड़ी है। नहीं सर, ओनली 10 मिनट्स और एल्स ऑफ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने कहा ये आई ग्राफ कराऊंगा, उसके उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा। अब वो क्वेश्चन जो जब करता चला जा सकता है, वो 10 मिनट में करें, आधे घंटे में सर करें, आप आपकी प्लीज चॉइस। वैसे ही बोल देना जैसे आप मैसेज में लिखते हैं कि आई एम सेंडिंग द लिंक, इफ यू डू नॉट देन ऑफ। मैं प्लीज क्यों लिख बोल दें। दूंगा? क्यों बोल दूं? क्यों बोल दूं मैं भाई? जब मैं क्लास में मौजूद हूँ, आपकी तबीयत खराब है ना, आप रेस्ट करें। और वैसे भी आप लेट नहीं के सर, क्लास आप ले रहे हो। आप ग्रुप पे लिखते हैं ना, आई एम स्टार्टिंग इफ यू डू नॉट और एल्स ऑफ। वो प्लीज क्यों बोल दें। क्यों बोल दूं? तो याद रखिए V वर्सेस R और E वर्सेस R का ग्राफ ऐसे बनेगा। बना लिए ग्राफ। और ये भी E वर्सेस R का ही ग्राफ है। ये देखिए इस रिलेशन शो कर रहा है। जीरो से लेके रेडियस तक, सेंटर से लेके सेंटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, फिर मैक्सिमम होगी और फिर इस तरह से कम होती चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ थे ये, इसकी मैं तस्वीर खींच के भेज रहा हूँ ग्रुप पे। सर आज ज़रा जल्दी ऑफ दे दें। कौन सा बोल रही है? मैं सुफान। क्यों बेटा? हमदान की तो तबीयत खराब है, तुम्हें क्या हो गया? मेरी तो रोज़ाना ही तबीयत ख़राब होती है। आज बच्चे कम आए सर, जल्दी कर लिएगा ना। If you want ugly glass, or else you can off an ugly glass. सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। सर मेरी बिल्ली भी मर गई आज, उसका अफसोस है मुझे, तबीयत खराब हो गई। सर सर ने ऑफ दे दिया लग रहा है। सर तुम सबने सर की भी तबीयत खराब कर दी। जी हसन साहब। हमदान चुप हो। बेटा मेरे साथ कॉमेडी करो, फर्स्ट टाइम कॉमेडी।
सर 12-20 तक जनरल ऑफ कर देगा, बस काफ़ी है इतना। जी, तो आपके पास ये स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है। तो एक में पॉजिटिव चार्ज था, एक में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनते। उसके बाद एनर्जी का ग्राफ आता था, लाइक का अनलाइक का। याद रखें, अगर लाइक चार्जेस होते थे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी का फॉर्मूला होता था, याद रखें, एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था, ई का फॉर्मूला था, जिसको मैंने कहा था यूपी से शो करते हैं। किससे शो करते थे? यूपी से या ईपीई से, यूपी या ईपीई। उसका फॉर्मूला आपके पास था KQ1 के। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। अब कुछ साफ हुई है? वैसी है अभी भी? अब वैसी क्लियर है? है। नहीं, अब सही है। सर थोड़ा सही जोर है। से बोलते हैं। हाँ, वही कर रहा हूँ। ठीक। तो अगर आपको यूपी का फॉर्मूले की बात करते हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का या यूपी का जो फॉर्मूला होता था, जिसको मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से शुरू करते थे, इसका फॉर्मूला आपके पास लिखवाया था K टाइम्स Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन R। तो याद रखें, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो तो ग्राफ की शेप ये होगी। अनलाइक का मतलब था एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। उसका मतलब होगा, अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, आंसर माइनस में आएगा। तो एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। ये देखो, ये आपके पास ग्राफ एग्जामिनर देगा और पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, तो आपको लिखना पड़ेगा अनलाइक। क्या लिखना पड़ेगा? अनलाइक। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। प्लस को माइनस से करोगे माइनस, माइनस को प्लस से करोगे तब भी माइनस। तो यूपी वर्सेस आर का जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस का मतलब बनेगा प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। उसका मतलब होगा यहाँ पे एनर्जी है ईपी, तो यहाँ पे आर है, तो ग्राफ की शेप जो बनेगी वो आपके पास ऐसे बनेगी। उजैर साहब अभी तक इन नहीं हो पाए? एक सेकंड यार, जैसे कौन रहता है अभी? हमदान तुम तो हो ना, उजैर नहीं था। उजैर साहब आ गए अब आप क्लास में? तो अगर एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी के दो क्वाड्रेंट में ग्राफ बन सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर प्लीज ग्राफ समझा दे वापस। देखो, आपके पास एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ, आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद है जुनैद? एनर्जी का फॉर्मूला होता था KQ1 Q2 अपॉन आर। इसका मतलब है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज पॉजिटिव होता दूसरा चार्ज नेगेटिव होता, तो इसका मतलब होता प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो या माइनस को प्लस से, आंसर माइनस में आएगा। जब आंसर माइनस में आएगा तो एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ जो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए ग्राफ की शेप ये कहलाता है अनलाइक चार्जेस का ग्राफ। आपके पास एनर्जी वाई एक्सिस पे और आर एक्स एक्सिस पे, तो यूपी वर्सेस आर का ग्राफ जो बनेगा इस शेप का बनेगा। ये देखिए आपके पास ये शेप बनती हुई नजर आ रही है। और ईपी वर्सेस आर अगर बनाता मैं लाइक चार्जेस का, तो फिर आपके पास प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो इसको मतलब होगा एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगी एनर्जी क्या हो रही होगी? कम। क्योंकि कॉमन सेंस है, जब दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जब रिपेल करेंगे तो इनके दरमियान की सेपरेशन बढ़ने लगेगी। सेपरेशन बढ़ेगी, उसका मतलब होगा एनर्जी कम होने लगेगी। ये देखिए, सेपरेशन बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है। लेकिन अगर मैं अनलाइक चार्जेस की बात करता, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता एक नेगेटिव चार्ज होता, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता। उसका मतलब होता है जब आपके पास एक दूसरे के करीब जाएंगे तो सेपरेशन कम हो रही है। तो सेपरेशन कम होने का मतलब होगा एनर्जी जो होगी वो आपके पास
नेगेटिव में बढ़ रही होगी। क्या होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी कम हो रही है ना, क्योंकि चार्जेस काम कर रहे हैं। जब चार्जेस काम कर रहे होंगे तो उनके पास एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? चार्जेस की मदद से। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। जब दोनों एक दूसरे की खरीद लेंगे तो गेन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का गेन बराबर होगा लॉस इन ईपी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तो नेगेटिव में बढ़ रही होगी। कम होने का मतलब क्या है? नेगेटिव में बढ़ना। -10 बढ़ा है या -2? -2 इज ग्रेटर देन -2। -2 इज ग्रेटर देन -10। तो इसका मतलब होगा चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो जब मैं बोलूँगा नेगेटिव में बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब आइए उस सवाल पे जिसका था मुझे इंतजार। अगर आपको 12-20 पे ऑफ चाहिए तो कर ले सवाल। सर 12-5। 12-5 तो क्या बेटा, वो तो तुम्हारी चॉइस है। 12-5 बोलो या 12-20, ये सर सब। आप प्लीज वो बोल देना इफ डू नॉट देन ऑफ, मैं फिर अभी लीव कर दूंगा अगर आपने कह दिया तो। मैं क्यों कहूँ? और मेरे कहने पे तुम इतने फर्मा बरदार कब से हो गए? मेरी कहने की बातों पे इतनी फर्मा बरदारी। रामदान अच्छा बच्चा बन गया है लॉकडाउन में। ये तो हाँ शुरू भाई, से बहुत बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ। सारे बच्चों ने सी पे इतना प्रोटेस्ट किया, मैंने सर आते वसी मैंने बोला मैं अब इन्हीं से पढ़ूंगा और दोबारा सी लाऊंगा। सॉरी, ये लाऊंगा अब। इस दफा मेहनत करके सीधा हो गया। नहीं नहीं, इस दफा ये वो सी सी देख के आदत हो गई ना, दोबारा मुंह से सी निकल गया था। सॉरी ये। हाँ, इस दफा मेहनत करके हो गया। तो इस दफा तो जिनका ए आया जिनका बी आया उनका क्रेडिट थोड़ी है। ये जिनका सी आया, सी आई तो मानती थी ना इस रिजल्ट को। वो तो सी आई ने आपको 50-60 हज़ार रुपये आपसे लिए थे, तो कोई ना कोई ग्रेड तो आपको देना था, तो बस दे दिया वो ग्रेड। क्योंकि A2 के अंदर जो ग्रेड आएगा वही आपका ओवरऑल ग्रेड होगा। ये बात तो शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर टीचर ने आपको बता दी होगी। और सर लेकिन एक चीज समझ नहीं आई, वो तो फर्स्ट स्टेप में था ना, जब सेकंड में आ गया कि आपने जो स्कूल ने नहीं ग्रेड भेजे हैं नहीं उसमें, नहीं उसमें नहीं तो नहीं वो था ना जो स्कूल ने ही भेजे। वो नहीं जो हमें सी भाई, मिला है वो तो आप लोगों ने भेजा था ना फिर। जी ने हमने तो नहीं भेजा था। मेरे मतलब पास तो वही एविडेंस है। आप बीकन का तो सुनने में आ रहा है ना, मैनेजमेंट ने भी गलती कर दी, जैसे टीचर के भेजने के बाद मैनेजमेंट ने भी चेंजेस लाए। हाँ जी, ये हुई है हरकत, ये हुई है। हाँ तो वो हम आपको तो ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहा हूँ जो सेकंड रिजल्ट मिला है वो तो वही था ना जो हमारे पूरा बीएसएस से गया था। मे बी हाँ, वो वही रिजल्ट होगा जो बीएसएस से गया था। मगर सीआई इसको मानती नहीं है अभी भी। उन्होंने अभी भी कहा है कि A2 में जो बच्चा, अगर किसी बच्चे का सी है और A2 में वो ए ले आता है तो हम उसको ओवरऑल ए ही देंगे। और एएस में खुश होने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी का ए आ गया था, राइट, और A2 में वो लीनियर रह के पढ़ता है, उसका A2 के अंदर सी आता है, तो सीआई उसको सी दे देगी ओवरऑल। इसका चलिए मतलब है सर कि क्या? इसी गुड न्यूज को ऑफ कर दें। तो सवाल कर लो बेटा, कर देता हूँ। मेरा मुझे कोई भाई शौक बस एक थोड़ी है। सवाल, बस एक सवाल। बस एक सवाल, बस चलो ये चलो सवाल जो ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलो ठीक ठीक है। है, सवाल समझ ले, फिर मैं 15 मिनट के लिए माइक ऑफ करूंगा, राइट। नहीं, आप थोड़ी अपने घर हेल्प के एक दो करें। काम करो। चले चले चले, कर दूंगा हेल्प। पहले सवाल तो समझो, सवाल है क्या? सवाल में क्या है? ये आपके पास और हसन मोहम्मद खान साहब, आप भी है ना क्लास में। ये दो पेंडुलम है, जी सर। इन दोनों पेंडुलम की लेंथ है 20 cm। इनका मास है आइडेंटिकल 50 ग्राम्स। ये जो स्फीयर है इसका मास बताया था 50 ग्राम्स, एग्जामिनर ने 50 ग्राम इसका मास बताया। ये दोनों रेस्ट में थे। आप इस पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करते हैं। जब आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस करते हैं जिनकी नेचर भी सेम होगी, तो दोनों प्लस प्लस हो सकते थे या दोनों माइनस माइनस हो सकते थे। तो इनके दरमियान क्या आ जाएगी? रिपल्जन। रिपल्जन आने की मदद से एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से रिपेल। और रिपेल होकर इतनी दूर चले जाते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रह जाता है 20 cm। कितना रह जाता है? 20 cm। तो इसका मतलब होगा, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक का जो डिस्टेंस है, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक का जो डिस्टेंस रह जाता है वो रह जाता है 20 cm। ये देखो, ये डिस्टेंस भी एग्जामिनर ने बता दिया 20 cm। तो मैं अभी लिख देता हूँ 20 cm। ये 20 cm। और पेंडुलम की लेंथ कितनी बताई थी? 20 cm। और यहाँ भी पेंडुलम की लेंथ बताई थी 20 cm। 20 cm मास है। के की वैल्यू कितनी होती थी? 9 × 10⁹ नहीं हो सकता है किसी को याद ना हो। नहीं नहीं, अब ठीक। याद है मुझे मास सर। कितना गिवन है? 50 ग्राम। याद है मास कितना गिवन है? 50 ग्राम्स।
एग्जामिनर पूछता है आपने कितना चार्ज प्लेस किया था ईच स्फीयर, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ये सवाल है। सर लेकिन शुरू में उसने वो भी तो नहीं दिया हुआ कि सेपरेशन कितनी थी दो चार्जेस के दरमियान। ये निग्लिजिबल थी, ये मैंने डायग्राम ऐसी बनाई कि आपको डिस्टेंस आ रहा है, ये बिल्कुल क्लोज थी एक दूसरे को, ये एक्चुअल में इस कंडीशन में थे, निग्लिजिबल थी, समझ लो एक दूसरे को टच कर रहे थे शुरू में। और डायग्राम मैंने ऐसी बनाई है कि थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो वो निग्लिजिबल था, ये डिस्टेंस इग्नोर कर रहे थे, ज्वाइन हुए थे। मगर जब चार्जेस स्पेस करते हैं तो फिर एक दूसरे से फार अवे हो जाते हैं, और कितना फार अवे हो जाते हैं, 20 cm अवे हो जाते हैं। सर प्लीज ग्राफ समझा दें, हैं क्या 6 मार्क का ग्राफ? पुराना पुराना मैसेज है, समझा देता आपने। चलो ठीक है, अब बताइए मुझे ये सवाल। टाइम स्टार्ट होता है 12:05 हो रहे हैं, और 12:20 पे आपको ऑफ चाहिए, या 12:30 पे, या 12:40 पे, आपकी चॉइस। जितनी जल्दी ये सवाल कर लेंगे उतनी जल्दी ऑफ कर दूंगा। भाई हसान भी ऑनलाइन नहीं है, यही तो मसला है, फोन करो उससे, शाबाश। सो रहा है वो। तो मैंने कहा आज सो रहा है, खैरियत? हाँ, रात भर जागे थे क्या? उसकी तबीयत खराब है, वो सो रहा है अब। चलो अच्छी बात है, फिर तुम लोग को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा करने के लिए। टेक नहीं योर नहीं, टाइम, हम जल्दी कर लेंगे। टेक योर टाइम। कुछ याद आया सफवान? नहीं सर। सर आपको ये याद आ गया, वो ऑफ वाली लाइन भी तो याद कर लें, और एल्स ऑफ। जी हरी, अब चले सवाल करें ना, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, पास पेपर का ये। सर और थोड़ा कौन नीचे तो सा? करे, नजर ही नहीं आ रहा वो क्या लिखा हुआ है। वो तो सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है नीचे, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ये है सवाल। सवाल यहाँ तक है, ये रहा। थोड़ा थोड़ा और नीचे, चार्ज थोड़ा और ऑन, नीचे। थोड़ा और नीचे तो कर दूंगा ना 15 मिनट के बाद। पहले सवाल समझ में आया? टू आइडेंटिकल स्फीयर, लेंथ आर 20-20, masses are 50-50, right? Both are contact to each other. When charge of Q, identical charges are placed, so they are separated, and the separation between the sphere is 20 cm. Calculate charge on each sphere. ये सवाल। सवाल तो है ये, लेकिन चार्ज निकालना है। जी चार्ज निकालना। वेक्टर्स याद है कुछ? नहीं। वेक्टर का x कंपोनेंट किसके बराबर होता था, y कंपोनेंट किसके बराबर होता था, कुछ याद पढ़ाया तो था ये इसके अंदर? हाँ तो ये ये सब cos पढ़ाया था थीटा ना। साइन एक्स और कॉस एक्स वाला। सर चार्जेस, चार्जेस क्या बीच में, क्या सर चार्जेस क्या बीच में, बीच में क्या लेंगे, लिया लिखा है, बीच में क्या लिखा है, चार्जेस के बीच में लिखा हुआ है इग्नोर, ये इग्नोर लिखा हुआ है। ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, अली सिद्दीकी साहब, और डायग्राम में मुझे गैप नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इस कंडीशन में थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे शुरू में, बाद में जब चार्जेस आते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। ये मैंने इग्नोर लिखा हुआ है, बीच की सेपरेशन को इग्नोर करना है विदाउट व्हेन इसका चार्जेस कोई नॉट स्पेसिफिक फॉर्मूला है क्वेश्चन का? है स्पेसिफिक फॉर्मूला, मतलब कोई फोर्सेस से होगा, फॉर्मूले से चलो होगा क्वेश्चन, या कोई वो है? लॉजिक से हुआ। फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों से होगा। फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा था A2 में, कूलम्स का, याद K नहीं यार। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे भाई अभी तो पता है, लिखा हाँ है हाँ ये लो, हाँ हाँ हाँ, सही सही। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हाँ तो F इज इक्वल्स टू E इंटू Q। अच्छा शाबाश हरियम, इजी है भाई। कुर्बान साहब, हरीबा साहिबा, अली सिद्दीकी, एहसन आदिल, सर हुसैन आपने साहब ने बोला भी ज्वाइन किया था अरीबा क्लास में। साहिबा, अरीबा साहिबा, हाँ सही बोला है, अरीबा साहब गलत होता है, सॉरी माय बैड। क्या हो गया हमदाद, क्या हो गया, जाग रहे हो ना? हसीब शाहिद साहब कैसे करेंगे, हसान अहम खान, जमुना साहिबा भी है क्लास में, सरफराज, मैथ्स के चीते बनते थे सरफराज साहब, आप क्या हुआ? क्या आजकल सो रहा है वो? सब सो रहे हैं? हाँ सर, आप मुझसे पूछते रहते हैं, बाकी होता तो पूछते नहीं है आप। अरे पूछ तो ना सबसे, आओ किस किस के नाम लूं?
नहीं उनको तुम जवाब फोर्स, दे देते हो बस। आप उनको फोर्स करें ना बोलने पे। यार सर को भी तो एक पता है बंदे ना ने अपना कौन माइक इज्जत ऑफ किया देता है, था। सर को पता है कौन इज्जत दे रहा है, हमदान, हसन, सफान सर, इसीलिए हम तीनों से ही पूछ रहे हैं। हाँ जब भी। बाकी कोई माइक ही नहीं खोलता। सही सही। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो तंग सबको। तंग करने के लिए सब माइक खोलता हूँ और एंड में मैं फंसता हूँ। जी अली सिद्दीकी, हसीब शाहिद, हमदान सुहेल साहब, सवाल समझ में आया? पहले ये बताइए। कुर्बान साहब, सलीना साहिबा, सरफराज, उजैर, सैयदा सबा काजमी साहिबा। तो मुझे अटेंडेंस। फॉर्मूला याद होते ना मैं कर लेता। फॉर्मूला तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। चलो, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इससे तो होगा। ये तो और बताओ। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो समझा सकता हूँ। समझाओ ना। मुझे क्या, पूरी क्लास को समझाओ, ताकि जो सो रहे जाग जाए। बस या वही हमदान हमें समझ। रिफ्रेश, हाँ। क्वेश्चन को हाँ रिफ्रेश बिल्कुल। कर दूं ना। हाँ हाँ, समझाओ। आपने कैसे कहा कि करें? दो दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स थी, उस पे क्या कहते हैं मास लगा हुआ था 50-50 ग्राम का ईच, और उसकी जो ठीक है। लेंथ थी, जो स्ट्रिंग की वो थी 20 सेंटीमीटर, दोनों एक साइड की थी। पॉजिटिव ठीक है। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उस पे सही इक्वल है। चार्ज जो क्या कहते हैं सोर्स चार्ज लगेगा बाहर से, उसकी वजह नहीं, से वो जो रिपेल। आपने जो आपने चार्ज रखा है वो आइडेंटिकल है। अगर एक हाँ 10 वही मिली कूलम होगा तो दूसरा भी सही। 10 मिली हाँ कूलम। वो चार्ज अननोन है, अभी हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन उस चार्ज की वजह से जब रिपल्जन होगी तो दोनों जो क्या कहते हैं पेंडुलम के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल अब सही आगे है। का काम तुम लोग का है, मैंने बिल्कुल एलेबरेट करके तुम लोग को समझा दिया है। माशाल्लाह। सिर्फ बेटा एलिब्रेट ही करना, आगे कौन करेगा? सर ऐसे तो नहीं करेंगे कि फोर्स और डिस्टेंस से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फिर उसको अरे फॉर्मूले में यूज करेंगे? कोई जागा है, जागा है, कोई तो जागा। और बाद ने तो आंसर कोट कर दिया यार। यमुना साहिबा, जब यमुना बोल रही थी, कौन बोल रही थी? एक मैं भी सेकंड। सही हूँ ना। यमुना ही बोल रही थी ना? क्या कह रही थी आप? दोबारा से बोले। फोर्स इंटू डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक ईपीई निकालेंगे फिर उसको इक्वेट करेंगे जो Q1 Q2 अपॉन आर वाला फॉर्मूला है उससे क्या आपको फोर्स पता है? निकाल लेंगे ना। एम कौन जी सा एम ए फॉर्मूला का? वेट इज इक्वल टू एम जी। तो वो तो वेट होगा डाउनवर्ड, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो तो होगी एक्स एक्सिस में। वेट क्या एक करता है? वाई एक्सिस में। और अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक, सोचे, वेक्टर, तभी तो मैंने कहा था वेक्टर लगेगा। कुर्बान साहब ने आंसर दे दिया है। सर ये आंसर सही है या गलत? ये आंसर गलत है बेटा कुर्बान साहब। सर क्या आंसर दिया फिर रॉन्ग उन्होंने? है। आंसर दिया है 3.7 टाइम्स 10⁻⁻⁶। पावर सही है कुर्बान, मैग्नीट्यूड गलत है। 10⁻⁻⁶ सही है कुर्बान, 3.7 गलत है। अच्छा 3.4 आ जुनैद रहा साहब कह रहे है, हैं। 3.4 आ रहा है। अब तो अब तो अब तो दोबारा 3.4 आ जाएगा। अब हमदान का आएगा 3.9। जी जुनैद साहब कह रहे थे वेट इज इक्वल टू एम जी, सही है। वेट डाउनवर्ड है और अपवर्ड फोर्स सेम होगी, वेक्टर बनेगा। ये बात तो सबको पता है। करो तो सॉल्व। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जुनैद साहब। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स, और जितनी अपवर्ड फोर्स होगी वेट के बराबर होगी, उसके बाद वेक्टर बनेगा। तो बनाओ ना वेक्टर और आंसर बताओ। प्रोसीजर बताने वाले तो बहुत है। कुर्बान का सेकंड आंसर आ गया 2.6 टाइम 10⁻⁻⁶ रॉन्ग। गलत तकरीबन। है बेटा, गलत है। कुर्बान वर्किंग सेंड करो ना मुझे अपनी यार, व्हाट्सएप पे प्राइवेटली वर्किंग कर दो मुझे। सर आप प्लीज अरे यार तो बोले। क्या बोलूं? अरे यार इस तरह। वो क्लास थी, ये तो वर्चुअल क्लास है ना। उस क्लास का हाँ अलग चार्म, इस क्लास का अलग। बस फिजिकल क्लासेस में 15 को जल्दी, फिर कॉमेडी भी होगी क्लास में, मजा भी आएगा पढ़ने में। फिर ऑनलाइन क्लासेस में तो मजा ही नहीं आता, ना आप अरे यार बोलते हैं ना आप गलत बोलते हैं। और ना आप बैठ के पढ़ते हैं। नहीं हाँ। अभी नजर तो आ रहे हो ना तुम बेटा। तुमने कैमरा ऑफ किया हुआ तो क्या हुआ? अरे यार सर इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? नीचे कर दे, आंसर दिख जाएगा। तो आंसर दिख जाएगा, उसके बाद भाग जाएंगे आप। नहीं भागेंगे करे हम, तो मैं बेटा। समझूंगा पहले किस तरह आया ये आंसर।
इस तरह से आया आंसर। मैं देखो समझूंगा ना, कुर्बान ने मुझे बल पिछली 2-3 क्लासेस के अरे अंदर हाँ मैं ना, मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं समझ नहीं पाया क्या चल रहा था। इस सवाल का ताल्लुक पिछली क्लासेस से है ही नहीं, ये बिल्कुल एज का सवाल है, वेक्टर्स का। मैं एज भूल गया था। अरे एज भूल गया। अच्छा एक सेकंड, कुर्बान साहब आपने फोर्स को जो लिया है 1.56 कैसे ले लिया? एक सेकंड, कॉस थीटा, वेट कितना निकला था 50, 10 लगा के क्या निकाल ली तुमने? बेस जो आ रही है 13.12 आ रही है बेस। 3.12 बेस कैसे आ रही है तुम्हारी? कुर्बान लॉजिक तुम्हारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है तुम्हारी, मगर मुझे आंसर में डाउट लग गया तुम्हारे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, वरना कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। तुमने वेक्टर सही बनाए, जो बेस की टेंशन निकाली है पहले बताओ, टेंशन कितनी आ रही थी तुम्हारी? ठीक है, वेट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मास को 10 से वेट आ गया, वेट बराबर हो जाएगा, बेस निकाली तुमने, बेस को डबल किया है 3.2, सही है कुर्बान। तुम्हारा दूसरा आंसर कितना आता है? 2.6 टाइम 10 पावर माइनस 6 आ रहा है। आंसर तो बेटा 1.6 टाइम 10 पावर माइनस 6 है, आंसर आंसर 1.6 आ रहा -1 कर दें, आ जाएगा आंसर। है, आंसर 1.6 है कुर्बान। देखिए इसकी लॉजिक क्या है, देख ले, चार्ज निकालना था आपने, आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आप इस डायग्राम पे वापस जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ एक कर रहा होगा, जो 50 ग्राम का मास था इससे इसका वेट एक कर रहा होगा, ये इसका वेट होगा, और वेट निकलेगा mg से, तो आपको मास पता था, और इसके अगेंस्ट में जो जिनाने का फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड, एक इसके अगेंस्ट में फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड, ये देखें अपवर्ड फोर्स एक्ट करा रहा हूँ, रोप के अंदर टेंशन होगी टी, ये देखें जब वेट था तो जो रोप में टेंशन होगी वो होगी टी, इसका नाम होगा टी, इसका नाम भी होगा टी। एग्जामिनर ने सारी साइड कितनी बता दी, 20 20 20, मतलब हो गई ये एक इक्वल ट्रायंगल बन गई, जब इक्वल ट्रायंगल बन गई तो हर एंगल कितने का बन जाएगा, 60 60 60, ये बात आपने खुद सोच ली थी, ये भी 20 था, ये भी 20, ये भी 20, इक्वल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर सेम, 60 डिग्री बन गया, इसका मतलब होगा ये जो टेंशन का कंपोनेंट होगा इसका नाम होगा आपके पास, ये अगर 60 में ये ले रहा हूँ उसका नाम होगा टी साइन 60, जो अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और इधर जो एक्ट कर रहा होगा उसका नाम होगा टी कॉस 60, इसको मतलब होगा जो वेट बराबर होगा mg के वो बराबर होगा टी साइन 60 के, ये था टर्निंग पॉइंट। तो mg जो है वो किसके बराबर लेना है, वेट बराबर है mg के, और वेट बराबर है टी mg टी साइन थीटा के, तो जो mg बराबर होगा टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, मास करेगा 50,000 का डिवाइड कर देंगे, ग्राम से किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई बाय 9.81 इज इक्वल्स टू टी साइन 60, इसको मतलब होगा साइन 60 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब साइन 60 इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास जो टी की टेंशन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ जाएगी 0.57, दिस इज द टेंशन इन द रूम, 0.57, सॉल्व करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1000 एंड आंसर को फिर डिवाइड कर दोगे साइन 60 से, तो तुम्हारी टेंशन आ जाएगी 0.57 न्यूटन्स। अब सबसे दूसरा स्टेप, टर्निंग पॉइंट ये था, अब मैं डायग्राम पे फिर वापस आ रहा हूँ, अब देखो ये जो कंपोनेंट होगा जो जुमना ने कहा था कि वेट को इक्वेट कर देंगे, वेट की मदद से आपने टेंशन निकाल ली, अब टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगी वो टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, मगर क्योंकि दो रोप्स है तो दोनों रोप्स में दो टेंशन होंगी, इसका मतलब होगा दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड कर देंगे, इसका मतलब होगा 2t cos 60, t cos 60 हॉरिजॉन्टल है, मगर क्योंकि दो रोप थी इसलिए टोटल टेंशन हो जाएगी 2 टाइम्स t sin 60, क्या ये बात समझ में आई? 2 से ये मल्टीप्लाई रिपीट क्यों कर की? दें, ये आप देखो एक डायग्राम रो, से दिखा दें आपने कहाँ से दिया। ये देखो ये टेंशन है राइट, ये कौन सा कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था t sin 60, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, t cos 60, इसी तरह ये कंपोनेंट भी कौन सा बनेगा, t cos 60 बनेगा, इसका मतलब होगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो बराबर होगी 2 टाइम
2T बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये था टर्निंग पॉइंट। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, मैं खाली T cos 60 क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कितनी रोप थी, 2 रोप थी, क्योंकि एक चार्ज इधर रखा हुआ था, एक चार्ज इधर रखा हुआ था, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। मगर T cos 60 एक रोप की टेंशन, T cos 60 दूसरी रोप की टेंशन, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल टेंशन पता चल जाएगी एक्स कॉम्पोनेंट। तो जो 2T cos 60 था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। अब तुम्हें 2 भी पता है, तुम्हें टेंशन भी पता है, तुम्हें cos 60 भी पता है। टेंशन तुमने निकाली थी 0.57, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.57 मल्टीप्लाई बाई cos 60 बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। K तुम्हें पता है, R तुम्हें पता है, Q इज अननोन। Q को सब्जेक्ट बनाओ। आंसर कैलकुलेशन के बाद जो मेरा आ रहा था, जो मैंने दूसरे बैच में कराया था, वो तो 1.56 आ रहा था। सो कुर्बान करो ज़रा, क्योंकि तुमने लॉजिक बिल्कुल सही लगाई है। तुम्हारी टेंशन जो आ रही है वो कितनी आ रही थी, तुम्हें टेंशन 1.57। तुम एक काम करना कुर्बान, ज़रा 0.57 cos 60 करना, 0.57 cos 60 कितना आ रहा है, 0.57 इंटू cos 60, क्या वो 1.56 आ रहा है? या तुम्हारा कैलकुलेटर किसी और मोड में था, क्योंकि तुम्हारी अप्रोच तो बिल्कुल सही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर 0.57 इंटू cos 60 करें जरा, क्या आंसर? आया समझ में सवाल ये? 0.285 आ रहा है। हाँ, बस कुर्बान से ये गलती हुई है, इसका 1.57 पता नहीं कैसे आ रहा था। सर कैलकुलेटर रेडियन मोड में था। कुर्बान यार, ये हरकतें तुम करोगे तो डांटने का दिल चाहेगा तुम्हें। इससे पहले के मैथ्स की क्लास थी जो रेडियन मोड में था कैलकुलेटर। क्लास से किक कर दे, बिल्कुल सही अप्रोच है। क्या कर दे? क्लास से किक, क्लासिक पनिशमेंट। पनिशमेंट तो उसको देनी चाहिए जो लेट के काम पढ़ रहा है, बैठ के तो पढ़ ले कब, उसके कैलकुलेटर उसके मैं हाथ पीसी में। पे ले रहा हूँ भाई क्लास, मैं कहाँ से लेटूंगा? अरे आपकी बात सुनो ना, आप अच्छा तो और हमदान, सर फिर सही है। नहीं, अबे तुम, मैं कैलकुलेटर लेके भागते हुए गया हूँ उठ के। आप कह रहे हैं कोई कर ही नहीं रहा, इतनी रिस्पेक्ट के मैं भागते हुए कैलकुलेटर लेके आया और आप बोलने में लेट के ले रहा हूँ। अच्छा तो भागते हुए क्यों गए थे, आराम से जाते। जल्दी मैंने कैलकुलेटर कहा हाथ में होना भाई, चाहिए ना, फिजिक्स की क्लास में कैलकुलेटर तो हाथ में होना चाहिए। हैं? कैलकुलेटर हाथ में रख के सॉल्व करेंगे ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सफ़ान और कुर्बान, 0.57 आ गई तुम्हारी टेंशन। अब इसका कॉस्ट कॉम्पोनेंट निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 रोप्स थी, दोनों रोप्स की टेंशन जो होंगी एक्स एक्सिस की वो ऐड ऐड होगी। वो ऐड होने के बाद टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाएगी। यार सवाल क्योंकि आया वो समझ? फोर्सिंग है तो उनका डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं है ना, एक्चुअल में होता इसी है, एक्चुअल में होता है, मगर यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की सेपरेशन थी की वजह से तो सेपरेट हो रही थी। एक आपके पास दोनों एक्स एक्सिस की फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट करें, इसका सर मतलब अगर होगा ऐसे वेक्टर में कभी भी दो आए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो हम हर बार उनको ऐड करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप हाँ इस टाइप के जितने सवाल आएंगे उसमें हॉरिजॉन्टल एक्चुअली में तो हो क्या रहा है। तुमने एक बात गौर की, ये पार्टिकल रेस्ट में थे, ये पार्टिकल रेस्ट में क्यों है? अब इसका एक और बात निकलती है माइंड से, ये एक इधर फोर्स लग रही थी, ये फोर्स इधर लग रही थी, ये दोनों फोर्सेस लग रही थी इस तरह से। एक्चुअल में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कैंसिल आउट कर रही होंगी, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। मगर आपके पास ये ऐड पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनको रिपल्सिव फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स। और वो कौन सी फोर्स थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसकी वजह से चार्जेस सेपरेट हुए एक दूसरे से। तो इनकी जो सेपरेशन है वो एक्चुअली में डिपेंड किस पे करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है किस फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में। लेकिन जब मैं दोनों फोर्सेस को ऐड करूंगा तो वो एक्चुअल में बराबर हो जाएगी किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसकी असल कॉस्ट थी। अगर मैं चार्जेस हटा दूं तो क्या ये पार्टिकल रेस्ट में रह पाएंगे, दूर हो पाएंगे? ये खुद ब खुद करीब आ जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, जो सेपरेशन बढ़ रही है उसकी रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आपने शुरू में चार्ज नहीं रखा था तो आपने देखा था चार्ज पार्टिकल किस पोजीशन में थे, ये देखें फर्स्ट डायग्राम। जब आपने चार्ज प्लेस नहीं किया था तो आपके पास डायग्राम जो थी वो ये थी, ये डायग्राम। और जब आपने चार्ज प्लेस कर दिया तो डायग्राम ये बन गई। इसका मतलब होगा इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उन्होंने उनको सेपरेट किया हुआ था, और वो फोर्स एक्चुअल में टेंशन के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। तो टेंशन का एक्स कंपोनेंट का एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये था, तो मैंने इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो मुझे टोटल टेंशन की एक्स कंपोनेंट पता चल जाएगा, और वही आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा? टेंशन का वाई कंपोनेंट जो होगा वो वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे वेट होगा एक के, और इसका भी वेट होगा टी साइन थीटा। यहाँ मैं डबल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे दो मासेस हैं, तो दो टेंशन की फोर्स है, तो सिंगल वेट टी साइन थीटा के बराबर है, सिंगल वेट टी साइन थीटा के बराबर है। मगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बात क्या थी कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसने इसको सेपरेट किया हुआ था, और वो बराबर था टी कॉस 60 प्लस टी कॉस 60, यानी कि 2t cos 60 बराबर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट अब निकालो सर। आगे समझ में सवाल आंसर क्या आया? मोहम्मद खान भी सो गया। हाँ, इस सवाल के बाद तो बड़े बड़े सो जाते हैं। आ गया भाई, मैं कर लिया था सॉल्व, मेरा रेडियन में था आंसर सर, कैलकुलेटर मेरा टी वाला था। झूठ नहीं बोलोगे यार। मैंने कर लिया था, मेरा कैलकुलेटर ओए हमदान बेटा। सर अब ऑफ। सर मैंने दिमाग में कर लिया था, आंसर नहीं लाया था बस में। सर ऑफ। चले हसन की जो हमदान ने बात बोली है मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने दिमाग में कर लिया था, इस बात पे ऑफ है। चले रखिए, इससे ज्यादा मैंने नहीं बोली, हमदान ने बोली है। ऐसे काम से हमदान कर सकता है। हमदान